अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डार्बी होता है। ये एक ड्रग एडिक्ट होती है, इसी वजह से वो अपने इलाज के लिए एक रिहाब सेंटर में थी। वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी की कॉल आती है जो कि असल में एक ऑफिसर था। यहाँ वो ऑफिसर डार्बी को बताता है कि आपकी मदर काफ़ी बीमार हैं और इसीलिए आज रात उनका ऑपरेशन है। और साथ ही साथ वो ऑफिसर डार्बी को ये भी कहता है कि तुम इस बारे में अपनी बहन को भी बता दो। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डार्बी को बात करने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो एक एडिक्ट है, इसलिए सबको लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद डार्बी आधी रात को एक लड़की के मोबाइल से अपनी बहन को कॉल करती है, जिस पर डार्बी की बहन उसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन फिर रात को जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो डार्बी अकेली ही हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते वो एक गाड़ी भी चुरा लेती है। फिर ड्राइव करते करते वो एक शहर में पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो उसी ड्रग को देखती है जो वो लेती थी। जहां एक फ्लैशबैक से उसे पता चलता है कि एक बार उसने ओवरडोज ले ली थी। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप कहां पर जा रही हैं, आप आगे नहीं जा सकती क्योंकि तूफान की वजह से ये रोड ब्लॉक है, इसलिए मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। और यहाँ पर करीब में ही एक लोकल विजिटर सेंटर है जहाँ जाकर आप रात गुजार सकती हैं। इसीलिए रात गुजारने के लिए डार्बी उस लोकल विजिटर सेंटर में चले जाती है, जहां उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जिनमें एक लड़का था जिसका नाम ऐश था। ऐश के साथ उसका एक साथी भी होता है। एक कपल था जिसमें वाइफ नर्स और हस्बैंड सोल्जर है। अब क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए सिग्नल्स ढूंढने के लिए डार्बी बाहर जाती है। और जब वो फ़ोन में नेटवर्क देख ही रही होती है तो तभी उसे अपने पास खड़ी वैन में से आवाज़ें आने लगती है। और विंडो के थ्रू जैसे ही डार्बी उस वैन में देखती है तो उसके अंदर एक बच्ची बंधी हुई होती है और यही बच्ची मदद के लिए पुकार रही थी। यहाँ डार्बी उस बच्ची की मदद के लिए उस वैन को खोलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है क्योंकि वो इस वैन को खोल नहीं पाती। लेकिन तभी डार्बी अचानक ये सोचती है कि ये वैन उन्हीं लोगों में से किसी की होगी जो अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए वो उस बच्ची से कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने ज़रूर आऊँगी। फिर डार्बी उस वैन की नंबर प्लेट की तस्वीर बना लेती है और फौरी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जब वो रोने लगती है तो उस कपल में से जो सोल्जर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और डार्बी से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। लेकिन डार्बी उससे जवाब नहीं देती और फौरी ही अंदर आ जाती है, जहाँ वो खुद को ऐसे शो करवाती है जैसे वो नॉर्मल है, यानी उसने कुछ भी नहीं देखा, उसे कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर वो सोल्जर सबसे कहता है कि चलो आओ कार्ड्स गेम खेलते हैं, इसलिए सभी लोग उसकी बात मानकर कार्ड्स गेम खेलने लगते हैं। तब इसी दौरान डार्बी को उन सब के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर कौन क्या है, कौन नर्स है, कौन सोल्जर है और कौन किडनैपर है। यहाँ पर डार्बी उन सबसे नॉर्मल क्वेश्चंस करने लगती है, जैसे भी कुछ सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं या फिर कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर डार्बी उनसे ये सवाल इसलिए कर रही थी ताकि वो उनके बीच किडनैपर का पता लगवा सके कि आखिर उस बच्ची को किसने किडनैप करके वैन में बांधा हुआ है। फिर जब कार्ड्स गेम का एंड आता है तो डार्बी को ये बात पता चल जाती है कि आखिर किडनैपर कौन है। असल में वो किडनैपर ऐश का साथी होता है। ऐश वही लड़का था जो कि यहाँ पर आया था अपने साथी यानी कि उस किडनैपर के साथ। जैसे ही डार्बी को ये बात पता चलती है कि आखिर किडनैपर कौन है तो वो एकदम से घबरा जाती है। वो वॉशरूम में जाकर पुलिस को कॉल और मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। इसके बाद वो वॉशरूम के होल के ज़रिए बाहर आ जाती है और किसी भी तरह वो वैन का लॉक तोड़ देती है और उस बच्ची के पास जाकर उसे छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ऐश का साथी यानी वो किडनैपर वहाँ पर आ जाता है, इसलिए डार्बी जल्दी से वहीं सीट के पीछे छुप जाती है ताकि वो किडनैपर उसे देख ना ले। गेम में हारने का गुस्सा वो किडनैपर यहाँ वैन में आकर उतारता है। यहाँ वो किडनैपर उस बच्ची से कहता है कि जब हम अंकल के घर पहुँच जाएंगे ना तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो किडनैपर देखता है कि उस बच्ची ने विंडो से कार्डबोर्ड हटा दिया है, तब इस वजह से वो उस बच्ची पर गुस्सा करता है। इसके बाद वो उस बच्ची से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, जाहिर है तुम्हें भूख लगी होगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो डार्बी फ़ौरन से बाहर आती है और उस बच्ची को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे आज़ाद करने में कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद वो दोबारा उस बच्ची से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर ज़रूर वापस आऊँगी। इतना कहने के बाद वो वापस वॉशरूम में चले जाती है। उधर वो किडनैपर खाने का पैकेट अपनी पॉकेट में रखकर बाहर वैन की तरफ जा रहा होता है ताकि वो उस बच्ची को खाना खिला सके। तब ये देखकर वो सोल्जर उससे पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ पर जा रहे हो।
तब ये सुनकर वो किडनैपर कहता है कि असल में मेरा मोबाइल वैन में ही रह गया, इसलिए मैं अपना मोबाइल ही लेने जा रहा हूँ। फिर वो किडनैपर वैन के पास जाता है, लेकिन जब वो वैन का लॉक खोल रहा होता है तो अचानक से उसकी चाबी नीचे गिर जाती है, और जैसे ही वो चाबी को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो तभी उसकी नज़र पैरों के निशानों पर पड़ती है, और पैरों के ये निशान विजिटर सेंटर से ही आ रहे थे जहाँ पर ये सब लोग रह रहे थे। उधर हम देखते हैं ऐश को, यानी कि किडनैपर के साथी को, जो कि वॉशरूम में जाता है। यानी तभी उसे वहाँ पर डार्बी की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो डार्बी को आवाज़ देता है कि डार्बी क्या तुम अंदर हो, तो डार्बी फौरी से दरवाज़ा खोल देती है और उसे अंदर ले आती है। इसी दौरान वहाँ पर ऐश का वो साथी यानी कि किडनैपर भी आ जाता है। जब वो डार्बी और ऐश को एक साथ देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद डार्बी ऐश से कहती है कि ये जो तुम्हारा साथी है ये असल में किडनैपर है, क्योंकि इसने अपनी वैन में एक बच्ची को बांधा हुआ है। ये सुनकर ऐश उससे पूछता है क्या तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को कॉल की? तब ये सुनकर डार्बी कहती है कि हाँ मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन मुसीबत यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ये सुनकर ऐश डार्बी से कहता है कि चलो आओ बाहर चलते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए। तब डार्बी कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि उस किडनैपर के पास गन है। हमें इस बारे में उस सोल्जर को भी बता देना चाहिए, क्योंकि वो सोल्जर है, क्या पता उसके पास गन हो। तब ऐश कहता है कि शायद ये भी हो सकता है उसके पास गन ना हो, इसीलिए हमें उस सोल्जर को खतरे में नहीं लाना चाहिए और यहीं पर कोई वेपन ढूंढना चाहिए। तब ढूंढने पर उन्हें एक वेपन भी वहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर ऐश डार्बी से कहता है कि ऐसा करो, पहले बाहर तुम जाओ, वो किडनैपर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएगा, तब उसके पीछे मैं भी आ जाऊँगा और मैं उस पर अटैक कर दूँगा। तब डार्बी ऐसा ही करती है, वो वैन के पास जाती है, फिर किसी तरह वो वैन के अंदर जाकर उस बच्ची को आज़ाद करने की कोशिश करती है। जब डार्बी उस बच्ची का मुंह खोलती है तो वो पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ हैं। यहाँ पर डार्बी ये सोचती है कि किडनैपर तो सिर्फ एक है, फिर ये बच्ची दो आदमियों के बारे में क्यों पूछ रही है? इसका मतलब है कि उस किडनैपर के साथ कोई और भी है जो मिला हुआ है। इसलिए जब डार्बी वैन से बाहर देखते हैं तो वो वहाँ पर किडनैपर के पास ऐश आता है, और अब ये देखकर डार्बी को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि कोई और नहीं बल्कि ऐश ही है जो किडनैपर के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर ऐश उस किडनैपर पर यानी कि अपने साथी पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल लापरवाह हो, इसलिए डार्बी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर ऐश उस किडनैपर से गन लेकर वैन के पास जाता है, लेकिन तब तक डार्बी वैन से भाग चुकी होती है। तब ऐश उसका पीछा करते हुए विजिटर सेंटर में चला जाता है। सेंटर में जाने के बाद वो सीधा वॉशरूम में जाता है और डार्बी उसे वहाँ पर मिल जाती है। फिर हम उस किडनैपर को देखते हैं, वो भी सेंटर के अंदर आ चुका होता है। यहाँ वो सोल्जर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ये ऐश का साथी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद वो सोल्जर उससे पूछता है कि डार्बी कहाँ पर है। तभी ये सुनकर वो किडनैपर कहता है कि मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। और तब यहाँ पर सोल्जर और उसकी बीवी डार्बी को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो सोल्जर बाहर जाता है और उस वैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो वैन नहीं खुलती। ऐश गन दिखा के डार्बी को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और उस बच्ची को शूट करके मार दूंगा, और हम तो सिर्फ पैसों की वजह से उस बच्ची को किडनैप करके अपने पास रखे हुए हैं, हम उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असल में हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है और उस बच्ची के फादर के पास बहुत पैसा है, और जैसे ही उस बच्ची के फादर हमें पैसे दे दे तो हम उस बच्ची को उसके घर पर छोड़ देंगे। फिर ऐश डार्बी के मोबाइल पर उसकी बहन के मैसेज देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि असल में डार्बी एक ड्रग एडिक्ट है। यहाँ ऐश डार्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है, जिस पर डार्बी कहती है कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और सुनो ऐश, तुम बातों में घुमाओ नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, वो बच्ची काफ़ी बीमार है, उसे दवाई की ज़रूरत है। तब ये सुनकर ऐश कहता है, लेकिन डार्बी हम उसे ज़्यादा डोज नहीं दे सकते क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ और उससे मेडिसिन दी तो उसे ओवरडोज हो जाएगा। यहाँ पर ऐश दोबारा से डार्बी को धमकी देता है और वहाँ पर अचानक से वही नर्स आ जाती है और जो सोल्जर की वाइफ है। नर्स को देखकर ऐश ऐसे रिएक्ट करता है जैसे डार्बी और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद ऐश वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर नर्स डार्बी से पूछती है, डार्बी आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? तभी ये सुनकर डार्बी कहती है कि जी मैं बिल्कुल ठीक है, और बाद में वो दोनों बाहर आ जाती हैं जहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर ऐश डार्बी से कहता है कि आओ डार्बी तुम भी बैठो हमारे साथ। यहाँ पर वो सोल्जर भी डार्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है, जिस पर डार्बी बताती है कि मेरे फादर असल में एक शूटर थे। लेकिन तभी ऐश सबके सामने डार्बी के फादर के सुसाइड वाली बात सबको बता देता है। इसी दौरान डार्बी का ध्यान बाहर जाता है और वो देखती है कि वो बच्ची वैन से बाहर आ चुकी है।
और तब ये चीज़ ऐश भी देख लेता है, इसलिए वो अपने साथी यानी उस किडनैपर को बाहर जाने का इशारा करता है, जिससे वो किडनैपर भी बाहर चला जाता है, जहां बाद में डार्बी भी वॉशरूम में चले जाती है और तब ऐश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहां जाकर वो डार्बी को पकड़ लेता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डार्बी तब किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेती है। तब अंदर किडनैपर आता है और वो ऐश को बताता है कि वो बच्ची भाग चुकी है, वो वैन में नहीं है, मुझे लगता है वो पहाड़ी पर जा चुकी है और वो हमारे बुलाने पर वापस नहीं आएगी। तब ये सुनकर ऐश फौरी कहता है लेकिन डार्बी के बुलाने से तो वो ज़रूर आएगी ना, इसलिए वो अब डार्बी को लेकर पहाड़ी पर जाने लगते हैं। यहाँ पर वो किडनैपर ऐश से कहता है कि अगर अंकल को ये बात पता चल गई तो वो काफ़ी गुस्सा करेंगे। तभी ये सुनकर डार्बी कहती है कि आखिर ये अंकल कौन है। तब ये सुनकर वो बताता है कि असल में अंकल ने हम दोनों को एडॉप्ट किया है, यानी ऐश को और मुझे, और हम दोनों भाई हैं और अब हम उनके लिए ही काम करते हैं, यानी कि अंकल के लिए। तब यहाँ पर डार्बी एक ट्रिक करती है, वो उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब ये देखकर ऐश उससे शूट कर देता है, लेकिन वो गोली डार्बी को नहीं लगती। आगे जाकर डार्बी एक ट्री से टकरा जाती है। उधर सोल्जर को जब गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो वो चेक करने के लिए बाहर आता है। बाहर आने पर उसे वही बच्ची मिलती है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। तो वो सोल्जर बच्ची को उठाकर फौरी सेंटर के अंदर आ जाता है। बच्ची को चेक करने पर वो उसकी वाइफ यानी नर्स कहती है कि बच्ची ठीक नहीं है बल्कि ये बीमार है। डार्बी किसी तरह उन दोनों भाइयों को चकमा देकर फौरन सेंटर में आ जाती है। यहाँ आकर वो सोल्जर को बताती है कि मैं इस बच्ची के बारे में जानती हूँ। इस बच्ची को ऐश और उसके साथी ने किडनैप किया था। वो दोनों काफ़ी ख़तरनाक हैं, वो दोनों भाई हैं और उनके पास गन भी है। तब इतनी देर में ऐश और वो किडनैपर भी सेंटर में आ जाते हैं और जैसे ही सोल्जर उन दोनों को देखता है तो वो फ़ौरन से दरवाजे को बंद कर लेता है और कर्टन्स भी लगा देता है। जब ऐश और उसका साथी अंदर आने की कोशिश करता है तो सोल्जर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम खतरनाक हो, तुम्हारे पास गन भी है। तो ये सुनकर ऐश उसे कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, वो बच्ची बीमार है, अगर उसे ठीक टाइम पर दवाई ना मिली तो वो मर सकती है और उसकी दवाई हमारे पास है, इसलिए तुम ऐसा करो वो मेडिसिन ले लो और उस बच्ची को खिला दो ताकि उसकी जान बच सके। यहाँ वो नर्स सोल्जर से कहती है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन डार्बी और सोल्जर उनकी बात नहीं मानते। यहाँ पर डार्बी उन दोनों भाइयों से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि तुम्हारी चाबी मेरे पास है। यहाँ पर वो सोल्जर ऐश से कहता है कि तुम ऐसा करो, दवाई हमें दे दो तो बदले में हम तुम्हें वैन की चाबियां दे देंगे। तभी ऐश और उसका साथी किडनैपर को ये रियलाइज़ होता है कि सच में वैन की चाबियां उनके पास नहीं हैं, इसलिए वो फौरी वैन के पास जाते हैं और वहाँ से पेट्रोल लेकर आते हैं और पेट्रोल को सेंटर के बाहर छिड़कना शुरू कर देते हैं। तब वो नर्स उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, ऐसे तो हम मर जाएंगे, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। तो वो सोल्जर डार्बी से कहता है कि वो लोग ना तो आग लगाएंगे और ना ही यहाँ से जाएंगे, इसलिए तुम वैन की चाबियाँ छुपा दो। ये कहकर वो सोल्जर अपनी वैन की चाबियां भी उसे दे देता है। यहाँ पर ऐश उनसे कहता है कि उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन वो सोल्जर फिर भी उनकी बात नहीं मानता। डार्बी फ़ौरन से उनकी चाबियों को छुपा देती है और वो कुछ डोज भी अपने पास रख लेती है एज अ वेपन और कुछ डोज वो सोल्जर को भी दे देती है। बाहर ऐश माचिस की एक तीली जलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बात मान लो, उस बच्ची को हमें दे दो, वरना माचिस की जली हुई तीली मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा। तब ये सुनकर वो नर्स सोल्जर से कहती है कि प्लीज़ मान जाओ, वो हमें जलाकर मार देंगे, हमें उस बच्ची को उनके हवाले कर देना चाहिए। तब ये सुनकर सोल्जर अपनी वाइफ को कहता है कि इतना क्यों घबरा रही हो, मत डरो, कुछ भी नहीं करेंगे वो। और तभी अचानक से उस बच्ची को भी होश आ जाती है और वो उस नर्स को पहचान लेती है। तब यहाँ पर कहानी जाती है फ्लैशबैक पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो नर्स असल में बच्ची की भी नर्स थी और वो उस बच्ची के घर पर काम करती थी, जहाँ पर बच्ची अक्सर नर्स को परेशान करती थी, यहाँ तक कि वो उसको बेइज्जत करती थी। इस वजह से वो नर्स ने ऐश और उस किडनैपर की हेल्प ली ताकि वो दोनों उस बच्ची को किडनैप कर लें, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के पास उस बच्ची की दवाइयाँ नहीं थी, इसलिए वो फ़ौरन से उस नर्स को कॉल करते हैं और मेडिसिन लाने के लिए कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम दवाइयाँ ना लाई तो हम तुम्हें कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। और इस वजह से वो इतने तूफ़ान में अपने हस्बैंड के साथ यानी इस सोल्जर को लेकर यहाँ पर आई थी ताकि वो उन दोनों को इस बच्ची की मेडिसिन दे सके। अब यहाँ पर उन लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो नर्स ऐश को बता देती है कि मेरे हस्बैंड यानी उस सोल्जर के पास कोई गन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है।
इसके बाद वो नर्स डार्बी की आंखों में स्प्रे कर देती है। तब ये देखकर सोल्जर उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर नर्स कहती है क्योंकि हमारी सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी है, इसी वजह से सर्वाइव करने के लिए हमारे पास कोई भी पैसे नहीं रहे। तब ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे कहती ना, मैं तुम्हें देता, सब कुछ ठीक कर देता। तब इसी बीच ऐश और वो किडनैपर भी घर के अंदर आ जाते हैं, जहां वो नर्स उस बच्ची को फ़ौरन से इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बच्ची की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वो नर्स उस सोल्जर से कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो, इस बच्ची को कुछ भी नहीं होगा और ये सही सलामत अपने घर चली जाएगी। तब ये सुनकर डार्बी कहती है कि मुझे नहीं लगता ये बच्ची सही सलामत अपने घर जा पाएगी, मुझे इन दोनों भाइयों पर यकीन नहीं है कि ये बच्ची को उसके घर पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों भाई स्मगलर्स हैं जो लोगों को स्मगल करने का काम करते हैं। तब ये सुनकर नर्स काफ़ी हैरान हो जाती है और फौरी वो ऐश को कहती है कि तुम ऐसा करो कि बच्ची के फादर से बात करो, वो तुम्हें डबल की बजाय ट्रिपल पैसे देंगे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ डिसाइड हो चुका है, इसलिए ऐश को ये क्लियर है कि इस बच्ची को कहाँ पर लेकर जाना है, इसलिए वो उन लोगों से वैन की चाबियाँ मांगता है। तब ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि मेरे पास वो चाबियाँ नहीं है। सुनकर वो उस सोल्जर को गन दिखाता है। तब नर्स कहती है कि मेरे हस्बैंड का इसमें कोई कसूर नहीं है, असल में इन चाबियों को डार्बी ने ही कहीं छुपाया है। तब वो सोल्जर डार्बी से कहता है कि प्लीज़ डार्बी इन लोगों को उन चाबियों का मत बताना। ये सुनकर ऐश को बहुत गुस्सा आता है और वो सोल्जर को शूट करके मार देता है। ये देखकर नर्स को ऐश पर बहुत गुस्सा आता है और वो ऐश पर भी स्प्रे करने लगती है कि उसकी आंखों सामने वो किडनैपर आ जाता है और वो स्प्रे उसकी आंखों में हो जाती है। तभी ऐश उसी वजह से उस नर्स को भी शूट करके मार देता है। इसके बाद दोबारा डार्बी से चाबियां मांगता है, लेकिन डार्बी उसे चाबियां देने से साफ इनकार कर देती है। इसलिए वो डार्बी के हाथ को नेल गन से शूट करके दीवार में फिक्स कर देता है, जिस पर डार्बी को बहुत तकलीफ होती है और वो काफ़ी रोती है। तभी वो किडनैपर ऐश से कहता है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंखें काफ़ी जल रही हैं। ये सुनकर ऐश उसकी आंखें वॉश करवाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो डार्बी खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इतनी दर्द होती है कि वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाती। इसीलिए अब वो उस बच्ची को अपने पास बुलाती है। वो उस बच्ची से उस हैमर को मांगती है जो साइड पर पड़ा हुआ था। अब वो जैसे ही वो बच्ची उसे हैमर देती है तो उसी टाइम ऐश और किडनैपर भी वहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए वो डार्बी फौरी उस हैमर को छुपा लेती है। तभी इधर डार्बी के मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और ये मैसेज ऐश डार्बी को दिखाता है। डार्बी ऐश को ये भी पता चल जाता है कि जो मैसेज डार्बी ने पुलिस को सेंड किया था वो मैसेज नेटवर्क आने की वजह से पुलिस को डिलीवर्ड हो चुका है। ये देखकर किडनैपर डरता भी है और काफ़ी घबरा भी जाता है। यहाँ पर ऐश दोबारा से डार्बी से चाबियाँ मांगता है, लेकिन अभी भी डार्बी उसे चाबियाँ नहीं देती। अब इस बार ऐश ये धमकी देता है कि इस बच्ची का हाथ नेल गन से शूट कर दूंगा। इस वजह से वो बच्ची काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है। तो वो किडनैपर भी ऐश को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो अपने साथी की भी एक नहीं सुनता और डार्बी आकर उसे बता ही देती है कि उसने चाबियां कहां पर रखी हैं। अब ऐश चाबियां लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो अपने साथी को गन देकर जाता है और उससे वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर इन दोनों में से किसी ने उल्टी हरकत की तो तुम इन्हें शूट करके मार देना। इसके बाद वो खुद बाहर जाकर कीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस भी सेंटर की तरफ आ रही है। वो किडनैपर उस बच्ची से कहता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी डार्बी इधर उधर देखती है और वो उस बच्ची से कहती है कि जल्दी जाओ और लाइट्स को ऑफ करो। उस बच्ची को ऐसा करने से डर लग रहा है, लेकिन वो फिर भी लाइट्स ऑफ करने के लिए उठती है। जब वो किडनैपर उसे उठते हुए देखता है तो वो फौरी उसे बैठने का बोलता है, लेकिन वो किडनैपर की बात नहीं मानती और आगे बढ़कर वो लाइट्स ऑफ कर देती है। ये देखकर किडनैपर उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वो बच्ची जल्दी से लाइट्स को ऑफ कर देती है। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं तो डार्बी जल्दी से उस हैमर की मदद से अपने हाथ में लगी हुई कील को निकाल लेती है। जैसे ही वो किडनैपर लाइट्स को ऑन करता है तो फौरी डार्बी उस हैमर से किडनैपर के मुंह पर अटैक करती है और बाहर हम ऐश को देखते हैं जहां उसे चाबियां मिल जाती हैं। लेकिन तभी उसे गन चलने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब वो चेक करने के लिए अंदर आता है तो वो देखता है कि डार्बी ने उसके साथी को किडनैपर को पकड़ा हुआ है और उसे गन पॉइंट पर लिया हुआ है। तभी ऐश डार्बी को नेल गन दिखाकर उसे धमकी देता है, लेकिन वो किडनैपर ऐश से कहता है कि प्लीज़ शूट मत करना। तभी वो बच्ची अचानक से ऐश के हाथ पर मारती है।
तभी गलती से ऐश से एक नेल उस किडनैपर के फोरहेड पर लग जाता है। इससे वो किडनैपर काफ़ी घबरा जाता है। तभी ऐश उसके पास जाता है और कहता है कि घबराओ ना, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी बीच डार्बी उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है और फौरी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इधर ऐश भी अपने साथी को लेकर बाहर आ रहा होता है, तभी अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाता है और नेल उसके फोरहेड में घुस जाता है और वो फौरी उसकी मौत हो जाती है। अब अपने साथी की मौत देखकर ऐश को दुख भी होता है और काफ़ी गुस्सा भी आता है, इसलिए वो फौरी बाहर जाता है और नेल गन से डार्बी की गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे गाड़ी ओवर कंट्रोल हो जाती है और वो क्रैश हो जाती है। फिर ऐश नेल गन लेकर डार्बी को मारने के लिए जाता है, तो तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जब पुलिस ऐश को देखते हैं तो वो उसे सरेंडर करने के लिए कहती है और तभी डार्बी आहिस्ता से बाहर आती है और ऐश को शूट कर देती है। तब ये देखकर पुलिस को लगता है कि असल में डार्बी ही क्रिमिनल है, इसलिए पुलिस डार्बी को शूट कर देती है, जिस पर फौरी तौर वहीं पर वो गिर जाती है। लेकिन तभी ऐश उसके पास पड़ी हुई गन को उठाता है और उस गन से वो पुलिस को शूट कर देता है। इसके बाद वो डार्बी के पास जाकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन उस गन में तो गोलियां ही नहीं होती और फिर ऐश नेल गन लेकर डार्बी को मारने ही वाला था कि अचानक डार्बी स्क्रोल ड्राइव उसके गले में घुसो देती है, जिससे ऐश का भी वहीं पर ही खेल ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ गाड़ी में बैठी बच्ची देख रही होती है। फिर वो पुलिस के पास जाती है और उससे रेडियो की मदद से वो हेल्प मांगती है। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि डार्बी अब दोबारा से रिहाब सेंटर में थी और उसके पास उस बच्ची की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स थी, यानी कि इसका मतलब है कि बच्ची अभी भी उसके कॉन्टैक्ट में थी। इसके बाद डार्बी की बहन उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर डार्बी काफ़ी खुश भी होती है और इमोशनल भी होती है।